A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, किस तरीके से जो है नेशनल मूवमेंट बनती है 1870 से लेकर 1947 तक के टाइम पीरियड के बारे में इसमें हम बात करेंगे। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ दिया गया है। तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हिस्ट्री को समझने के लिए आपको टाइमलाइन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइमलाइन की अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्न इंडिया जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में वो 1857 से स्टार्ट होता है और 1947 तक जाता है, जब तक कि इंडिया का पार्टीशन नहीं हो जाता। तो 1857 में क्या हुआ था? 1857 में हुआ था रिवोल्ट। उसके बाद हमें बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो इमीडिएट जो चेंज हुआ था, देखिए ये जो चैप्टर है क्लास 8 का जो चैप्टर है ये आपके दिमाग में बेसिक फ्रेमवर्क सेट करता है कि हिस्ट्री जो है किस तरीके से चल रही है। हिस्ट्री जो है एक वो सब्जेक्ट रहा है, अगर मैं बात करती हूँ उन स्टूडेंट्स की जो कि डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री अपने क्लास में या कॉलेज में नहीं पढ़ा ठीक से, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हिस्ट्री को समझना, और उनके लिए एक फोबिया भी होता है। तो हिस्ट्री को समझने के लिए आपको उसका वाई समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करते हैं 1857 रिवोल्ट की, तो 1857 के रिवोल्ट के इमीडिएटली बाद जो है ना काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। तो पहला चेंज किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को हटा के एडमिनिस्ट्रेशन सीधा जो है क्राउन के पास चला जाता है। क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव आता है, तो इसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है? वाइसरॉय वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये वाइसरॉय वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। 1885 के अंदर क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। 1930 में सिविल डिसओबीडियंस, 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 में सिविल डिसओबीडियंस, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट और फिर पार्टीशन हो जाता है। तो अब इसमें हो क्या रहा था, इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म कैसे इमर्ज होता है, मॉडरेट्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, स्वदेशी मूवमेंट क्या था, ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, महात्मा गांधी के आने के बाद क्या होता है, रॉलेट सत्याग्रह क्या था, खिलाफत एजिटेशन के बारे में बात करेंगे, 1922 से लेकर 29 तक की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट की बात, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट और भारत के पार्टीशन तक की बात इसमें की जाएगी। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम उतना ही पढ़ने वाले हैं इवेंट्स के बारे में जितना कि क्लास 8 में दिया हुआ है। बट क्लास 8 में जो दिया गया है उसको अगर आप समझते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ABCD ना देख के आपको अचानक से आपको एक बहुत बड़ी हैवी सी बुक दे दी जाए शेक्सपियर की, आप इसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो क्या आप उसे पढ़ पाएंगे? आपको सबसे पहले ABCD समझना पड़ेगा, आपको एक फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लास 11 12th NCERT। दिस NCERT ऑल्सो हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन कंटेनिंग इन इट। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश जो रूल इंडिया के अंदर आता है, तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत सारी चीज़ों को चेंज करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आते हैं, चेंजेस हमने अभी तक पढ़े, ट्राइबल्स की लाइफ में चेंज हमने पढ़ा, पीजेंट्स की लाइफ में हमने चेंज पढ़ा। हमने देखा कि किस तरीके से रिलीजियस चेंजेस आते हैं, पेंटर्स क्या कर रहे हैं, आर्टिजन्स क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आर्किटेक्चुरल चेंज आ रहा है, और बहुत अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिले। एजुकेशन के अंदर चेंज आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, नए नए स्कूल खुले, लोगों ने बात किया कि भाई वुमेन को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। वुमेन की लाइफ में क्या चेंज आया, हमने ये भी पढ़ा था। तो कंडीशन जो थी वुमेन की, उसके ऊपर भी डिबेट शुरू हो गया, और हमने लास्ट कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था कि वुमेन के लिए एजुकेशन ओपन हो जाती है। तो अब कुछ जो कम से कम कुछ जो वर्ग की महिलाएं हैं वो पढ़ना शुरू करती हैं, और सती अबॉलिश का एक्ट आ चुका है, और विडो री मैरिज एक्ट आ चुका है, और एक एज डिस्क्राइब कर दी गई है मैरिज फॉर गर्ल चाइल्ड और मेल दोनों के लिए। चिल्ड्रन मैरिज को, मतलब वो चाइल्ड मैरिज को जो है डिस्करेज किया जा रहा है। कास्ट सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने बात की। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, अगर हम उसकी बात करते हैं, आप याद करिए, तो 1857 के रिवोल्ट का इमिनेंट कारण क्या सिद्ध हुआ था? इमिनेंट कारण जिसकी वजह से रिवोल्ट एकदम ट्रिगर हो गया था, तो इमिनेंट कारण ये हुआ था कि जो नई जो गन्स थी उसके अंदर जो कारतूस लगे हुए थे, उसके अंदर लोगों को डर था कि उसके अंदर सुअर की या गाय की चर्बी जो है वो मिक्स की गई है। तो दोनों ही रिलीजन के लिए, हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स के लिए, वो एक प्रॉब्लमेटिक बात थी। क्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो जो ये चेंजेस थे उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ
कि लोगों को ये समझ में आया, रिवोल्ट के बाद उनको ये समझ में आया, रिवोल्ट के बाद कुछ चेंजेस हुए, रिवोल्ट हुआ इतना बड़ा, लोगों को ये समझ में आया कि भाई इंडिया जो है ना, अब लोग किताबें पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, रिवोल्ट के बाद की बात बता रही हूँ, लेट ऑफ हम 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस आने लगी है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अब प्रिंट मीडिया एक्टिवेट हो गया है, तो न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे हैं, लोग किताबें पढ़ रहे हैं, जो लोगों को इंग्लिश पढ़ना आ गया वो इंग्लिश में किताबें पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से ये हुआ कि लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो हमारे कंट्री में आए हुए हैं, वो हमारे ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे को इकोनॉमिकली ड्रेन कर रहे हैं। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उनके बेनिफिट के लिए हैं, ना कि हमारे बेनिफिट के लिए। हमें ये भी समझ में आया एज अ इंडियन सोसाइटी एज अ होल की मैं बात कर रही हूँ, हमें ये भी समझ में आया कि क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर को भी छोड़ दें तो वी ऑल आर द पीपल ऑफ इंडिया। बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हो सकते हैं, लेकिन उन डाइवर्सिटीज़ के साथ साथ ही इंडिया का एग्जिस्टेंस है। ये बात हम लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी थी लेट ऑफ 19th सेंचुरी में। तो कंट्री का जो रिसोर्स सिस्टम है वो सभी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं कि कोई हमारे रूलर्स हैं या हम जिसकी कॉलोनी है वो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें समझ में आने लगती हैं, अवेयरनेस आने लगती है कि ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। ये हमें समझ में आ चुका है कि ब्रिटिशर्स जो है अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो अब इंडिया के लोग क्या सोच रहे हैं, और इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के न्यूज़पेपर पब्लिश होना शुरू हो गए हैं कि उसमें लिखा जाने लगा कि भाई अगर ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया जाएगा तो इंडिया फिर से एक प्रॉस्पेरस सोने की चिड़िया दोबारा से बन सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो दी। तो नेशनलिज्म का एमरजेंस कैसे होता है? नेशनलिज्म का अगर एमरजेंस की बात करते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई जाती हैं 1850s के बाद। 1870-1880 में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। 1857 में रिवोल्ट हुआ, उसके बाद लोगों को समझ में आया कि बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट है अलग अलग क्लास ऑफ द पीपल के अंदर। तो अब जो होती है, जो स्टार्टिंग वाली जो जितनी भी एसोसिएशंस बनाई गई थी ना, वो बेसिकली लेड बाय इंग्लिश पीपल ओनली। मैं आपको यही हमेशा कहती हूँ कि हमेशा हर एक क्लास ऑफ पीपल के अंदर ज़रूरी नहीं कि 100% लोग ही ख़राब होते हैं। उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनको समझ में आता है हमारा कॉज, जिनको ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा था कि येस समथिंग इज़ गोइंग ऑन विच इज़ गोइंग ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उनको ये समझ में और कुछ जो शार्प माइंडेड लोग थे उनको ये भी समझ में आने लगा कि अगर आपने इंडियंस की बात नहीं सुनी, वेंट आउट मैकेनिज्म देना पड़ेगा इंडियंस को। तो जो कुछ एसोसिएशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है थी उस वक्त की, तो अगर उसकी बात की जाती है तो उसके बारे में भी यही क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वेंट आउट मैकेनिज्म था। इसको सिर्फ एओ ह्यूम ने इसलिए बनाया था ताकि जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, जो एजुकेटेड क्लास है, अपना रिसेंटमेंट को वेंट आउट कर सके। होना कुछ है नहीं, वो मीटिंग्स में आएंगे, अपना रिसेंटमेंट शो करेंगे, हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन वैसा ही चलाते रहेंगे जैसा कि हम चलाना चाहते हैं। इसके लिए इसके ऊपर ये ब्लेम लगाया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के मोटिव के पीछे। बट फॉर्मेशन उसका इसी वजह से हुआ था। बट लेटर ऑन जो है चीज़ें, जब आप लोग नए आते हैं तो जितनी भी एसोसिएशंस होती हैं उनकी विचारधारा बदल जाती है, राइट। तो जो स्टार्टिंग वाली जितनी भी नेशनलिस्ट एसोसिएशंस थी, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब किसने बनाई? ये इंग्लिश लोगों ने बनाई थी। ओके, तो ये आपको पता रहना चाहिए। फिर आता है 1878 में आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या करता था? आर्म्स एक्ट जो था वो कहता था कि भाई इंडियंस जो है ना वो अपने पास आर्म्स नहीं रख सकते, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ उन्हीं को हथियार रखने की आज़ादी है। तो आर्म्स एक्ट 1878 जो है एक ऐसा एक्ट आया जिसने लोगों को और भड़का दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया। वो क्या कहता था कि जो प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस जो वर्नाकुलर में प्रिंट कर रही है, मतलब लोकल लैंग्वेज में, तो उसके अंदर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मिलता है किसी भी ब्रिटिशर को या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उस प्रेस को क्या है, बंद कर दिया जाएगा। द गवर्नमेंट कुड कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ द न्यूज़पेपर। उनकी प्रिंटिंग प्रेस भी बंद हो सकती है, उनका न्यूज़पेपर भी कॉन्फिस्केट हो सकता है, राइट्स भी उनके कॉन्फिस्केट हो सकते हैं। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो है, एक वर्ड लिख दिया गया था, तो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट में हर कुछ ऑब्जेक्शनेबल है। अगर आपने बिल्कुल थोड़ा सा ये भी बताया कि जो है ब्रिटिशर्स जो है हमारे देश में वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, तो मतलब इसकी वजह से इस एक्ट के अंडर बहुत सारे प्रेस को बंद किया गया था। तो इसकी वजह से भी जो इंटेलिजेंट क्लास इसको कहेंगे, जो मिडिल क्लास जो कि लर्नड क्लास थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट था। इल्बर्ट बिल आता है 1883 में। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल में ये बोला गया था कि अब जो इंडियन जजेस और जो ब्रिटेन वाले जो जजेस हैं, ब्रिटिश जजेस, उनको इक्वालिटी दी जाएगी। मतलब इंडियन जजेस हैं, अभी अगर ब्रिटिश लोग कोई क्राइम करते हैं तो इंडियन जजेस भी उनको ट्राई कर सकते हैं। ये इल्बर्ट बिल में बोला गया था 1883 में। तो इल्बर्ट बिल का विरोध किसने किया? इल्बर्ट बिल का विरोध किया ब्रिटिशर्स ने। ओके, तो इल्बर्ट बिल के अगेंस्ट में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। तो उन्होंने काफ़ी अपोज किया और गवर्नमेंट को ये इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। तो ये अगेन एक बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट का कारण था।
देखिए ये जो सारी बातें हम पढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर में, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इसमें समझ रहे हैं कि क्या एक्ट थे और क्या हो रहा था वहाँ पे। तो इल्बर्ट बिल जो था दोनों को पैरिटी दे रहा था, इंडियंस को और ब्रिटिश जजेस को। तो इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इसका विरोध किया और इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया, क्योंकि ये हमारे लिए एक रिसेंटमेंट का कारण था। इंडियंस को ये नहीं पसंद आया, साफ सी बात है। इंडियंस को ये समझ में आएगा कि भाई रेशियल डिफरेंस है, चाहे कितना भी बोल दें कि नहीं नहीं हमारा सिविल सर्विसेज हैं, आप आइए एंड यू वर्क इन द ऑफिसेज एज पर योर मेरिट, लेकिन वो सब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी 1885 में बॉम्बे में, उस टाइम का बॉम्बे। उसके जो इनिशियल लीडर्स थे उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, WC बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये कुछ नाम है आपको, इनिशियल वाले लोग हैं। उन्होंने नेशनल मतलब जिस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो उनकी लीडरशिप इन वाले लोगों के हाथ में थी। और आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि सारे के सारे लोग मॉडरेट्स थे। ओके, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं ये हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो A.O. ह्यूम कौन थे? A.O. ह्यूम जो थे ब्रिटिश ऑफिशियल थे, रिटायर्ड, उन्होंने नेशनल कांग्रेस बनाती हैं और उसके अंदर जितने भी ये सारे के सारे उस टाइम के जो थे लीडर्स थे हमारे, राइट। दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने अपनी किताब लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स का जो रूल चल रहा है उसके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, किस वजह से हम पुअर हैं, वो उस चीज़ों के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं मॉडरेट्स क्या थे। मैंने बोला ये सारे मॉडरेट्स थे। मॉडरेट्स अगर एक वर्ड है, मॉडरेट्स मतलब मॉडरेट्स है वो बहुत एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाएंगे, इंग्लिश वर्ड है एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स जो है वो बिल्कुल मॉडरेशन वाला काम करेंगे। तो अगर आप हायर क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे ना तो हम एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि जो मॉडरेट्स थे वो उस टाइम के एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ये वाली स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे और उसको आपको क्वेश्चन भी आ चुका है, उसको जस्टिफाई करिए। तो देखिए जो उस टाइम के मॉडरेट्स हैं, एक वो वक्त है जबकि ब्रिटिशर्स कुछ भी सुन नहीं रहे, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उनके हाथ में है, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो इनके जितने भी ये दादा भाई नौरोजी, WC बैनर्जी, इन सब के जो तरीके थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में काम करने के, वो ये कहते थे कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाएंगे, हम पिटीशंस लिखेंगे, हम अपने लेटर्स लिखेंगे रिसेंटमेंट के, उस तरीके से ये काम करते थे। मतलब ऐसा कुछ बहुत एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते थे ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट। आप समझिए 1885 की स्टार्टिंग की मतलब बातें हैं, तो इसलिए वो एक्सट्रीम स्टेप ले भी नहीं सकते। उनके सिचुएशन को समझ के आप इस चीज़ आंसर को दे सकते हैं। जो मॉडरेट्स थे वो उस टाइम के एक्सट्रीमिस्ट ही थे, क्योंकि उन्होंने ही स्टार्टिंग की थी, तो वो उसी तरीके के मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते थे। आप समझिए कि अगर मॉडरेट्स उस टाइम के एक्सट्रीमिस्ट मेजर लेना शुरू कर देते, जैसा कि कुछ सालों बाद लिए गए, 10-15 साल बाद, तो उसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसे बंद कर दिया जाता, एसोसिएशन की शुरुआत ही नहीं होती। तो क्या था, कांग्रेस जो है, मॉडरेट्स जो करते थे अपनी वॉइस कैसे करते थे, इंडिया वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट के बीच में। लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड गिवन मोर पावर एंड इंट्रोड्यूस इन मोर प्रोविंसेस। तो इन्होंने बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हमारा होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें करते थे ये ना कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर और स्टेट में से, प्रोविंसेस में से मेंबर हमारे आने चाहिए इंडिया के। इंडिया जो है बी प्लेस्ड इन द हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट, इंडियंस को देना चाहिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम होना चाहिए। ये सारी जो थी मॉडरेट्स की डिमांड थी। और क्या क्या डिमांड थी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देखिए कितनी अच्छी डिमांड करते थे वो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिए, पहले नहीं था। रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट को वापस ले लो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मोर फंड्स फॉर इरिगेशन। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये उनकी डिमांड्स थी। दे पास रेजोल्यूशन ऑन सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट के ऊपर से टैक्स हटाना चाहिए, जिसके लिए बाद में बहुत कितने दिनों के बाद देखिए डांडी मार्च किया गया। ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर अब्रॉड एंड सफरिंग्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो ये इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे। सम ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर वर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर सैलरीज होम। इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड। तो वो क्या कहते थे भाई कि भाई ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स हैं उनका नंबर कम करो, इंडिया के ऑफिशियल्स का नंबर बढ़ाओ गवर्नमेंट के अंदर, ताकि जो पैसा उनको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है इंडियंस को, वो हमारे पास ही रहेगा, इंडिया के अंदर ही रहेगा। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को जो पे करना पड़ता है वो इंडिया से निकल जाता है, बाहर चला जाता है। तो क्योंकि वो लर्नेड लोग थे सारे के सारे, वो इस चीज़ को समझते थे, जो इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है हमारी कंट्री से उसको वो समझते थे। ये सारे उनके डिमांड्स थे कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जाए, लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए। तो ये सारी की सारी उन्हीं की डिमांड थी। एजुकेटेड एलीट थे उसके अंदर, लेकिन वो किसके बारे में बात किया करते थे, हमारे कॉमन लोगों के बारे में बात करते थे। वो पब्लिक अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे थे अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। देखिए वो ब्रिटिशर्स के एकदम ऑल टुगेदर अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, ये मैंने आपको बता दिया। तो वो अवेयरनेस लेके आते थे इन सब चीज़ों के। पटिशन फाइल करेंगे तो क्या पटिशन फाइल हुआ, पूरे
देश में फैल जाएगा न्यूज़पेपर के थ्रू। ओके, so they published newspaper, wrote articles. They thought that British had respect for ideals of freedom and justice. उनको लगता था स्टार्टिंग में मॉडरेट्स को कि भाई जस्टिस और फ्रीडम के बारे में जो आइडल्स हैं उसके बारे में, इक्वालिटी के बारे में ये लोग सोचते हैं। बाद में उनको समझ में आया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट कब क्यों आए? एक्सट्रीमिस्ट इसीलिए आए कि भाई मॉडरेट्स को वो क्रिटिसाइज करते थे एक्सट्रीमिस्ट कि आपके तरीकों से कुछ नहीं होने वाला, आप अपने पिटीशंस लिखते रहिए, वहाँ पे बैठ के अपनी आवाज़ उठाते रहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उससे कुछ नहीं होगा, हमें डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ये एक्सट्रीमिस्ट का तरीका था, डायरेक्ट एक्शन का तरीका। बट समझिए कि अगर वो डायरेक्ट एक्शन लेते तो उनके साथ में क्या क्या रिपरकशन हो सकती थी, इसलिए वो डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते थे। तो एक्सट्रीमिस्ट कहाँ थे? एक्सट्रीमिस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के लीडर्स थे। विपिन चंद्र पाल लाल जिसको कहते हैं, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। तो बाल पाल कुछ भी कह लो, है ना, ये थे इनका नाम। तो इन्होंने जो है, इन्होंने बोला कि हम रेडिकल तरीके से काम करेंगे। बहुत हो गया मॉडरेट्स का तरीका, अब हम रेडिकल तरीके से काम करेंगे, हम डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करेंगे। तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया मॉडरेट्स को। उन्होंने क्या किया कि भाई जो आपकी प्रेयर वाली पॉलिटिक्स है कि आप इनको प्रेयर करते रहते हो, रिक्वेस्ट करते रहते हो, उससे काम नहीं बनेगा। सेल्फ रिलायंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क हमको करना पड़ेगा, तब हम उनसे लड़ पाएंगे। तो ये उन्होंने कहा। दे वर ऑल्सो राइट, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो भी राइट थे। देखिए, कभी भी कोई भी देश जो चलता है या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब चलती है तो उसमें दोनों तरीके के लोग होते हैं। आप घर से भी देख सकते हैं, हर एक इंसान घर के अंदर जो है रेडिकलिस्ट नहीं हो सकता, हर एक इंसान जो है मॉडरेट भी नहीं हो सकता। मॉडरेट और रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, दोनों के दोनों, एक्सट्रीमिस्ट वर्ड हम यहाँ यूज़ करेंगे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है दोनों के दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो कांग्रेस के अंदर भी क्या हो रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर मॉडरेट्स अपना काम कर रहे थे, वो भी एक अच्छा काम था, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं नकारा जा सकता। एक्सट्रीमिस्ट जो है अपना काम कर रहे थे, वो भी बहुत ज़रूरी था। सेल्फ रिलायंस होना बहुत ज़रूरी था, कंस्ट्रक्टिव वर्क बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई लोगों को जो है फाइट करनी पड़ेगी स्वराज के लिए। स्वराज जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये वाला नारा दिया गया। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने केसरी न्यूज़पेपर को भी एडिट किया, उनका ये न्यूज़पेपर था। देखिए, जो हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट्स के साथ हम इसको बॉम्बार्ड कर देंगे। चैप्टर के लास्ट में जो है आपको क्रोनोलॉजिकल डिटेल मिलेगी, पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था। अभी सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करिए कि उस टाइम पे क्यों हो रहा था, ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। इसके बाद आता है, ये तो आपने देख लिया कि अभी तक जो है इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपने देखा कि स्वदेशी की एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, मॉडरेट्स क्या होते हैं, इंडिया के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, कौन कौन सी एसोसिएशन बनी थी। सो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट एंड फर्दर आगे उसके बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।